इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको मिस हो जाएगा सब चीज़। देखिए हम क्या कर रहे थे दोस्त कि 2009 से है ना 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव सारा मिक्स करके आपको हम पढ़ा रहे थे। तो हुआ ऐसा ना कि एक में हम कराए हैं 1 से 100 तक के, ठीक है ना, और फिर एक में हम कराए हैं 100 से लेकर के 150 तक, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कैसे मिलेगा देखिए यहाँ पे, जब इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो लास्ट में आपको यहाँ पे एक वीडियो शो करेगा, ठीक है ना, एक यहाँ पे वीडियो शो करेगा, ठीक, 2 वीडियो शो करेगा। यहाँ पे जो शो करेगा वो आपका रहेगा 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। यहाँ जो शो करेगा यहाँ पे वो आपका रहेगा 100 से लेकर के 150 तक रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 150 से लेकर के 200 तक, ठीक है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना, इसको भी लास्ट तक देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना होवे। चलिए तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दोस्त, कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है ना। पूछ रहा है क्या कि रचनाकार किस चीज़ का, तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र का, ठीक है ना। इसका रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है, सुदर्शन है, या फिर जगजीवन राम है, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो कौन है भाई बताइएगा, तो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना। जो कि आपको पता होगा कि जूठन से आपका ये चैप्टर लिखे हैं, ठीक है ना। जूठन कौन लिखे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, ठीक है ना, पता है ना। इसमें आपका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है, जूठन से पूछता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताना है आपको कहाँ, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है आपको, ऐसा नहीं खाली ABCD करा के छोड़ देंगे, जहाँ पे दिक्कत होगा हम यहाँ पे पूरा आपको डिटेल्स करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि सुरक्षा हो सकती है, कहाँ से हो सकती है बताइएगा, घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, फिर चुनौती को झेलने में। तो भाई सुरक्षा आपको चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना, यानी कि चुनौती को झेलने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे दिक्कत होगा आपको कि यहाँ पे हमको चाहिए डिटेल्स करना है, तो वहाँ पे हम डिटेल्स कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। आगे कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है ना। उदय प्रकाश की माता का नाम पूछा गया है ना, गंगा देवी, या फिर मुकुंदी देवी, बागेश्वरी देवी, या फिर बच्चन कौर, बताइएगा। तो क्या नाम था उदय प्रकाश का माता का नाम, बताइएगा। तो क्या नाम था दोस्त, तो नाम था गंगा देवी। अच्छा, उदय प्रकाश जो है जो कौन सा लिखे हैं कहानी भाई बताइएगा, उदय प्रकाश कौन सा कहानी लिखे हैं बताइएगा आप, आइए आपसे पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम दे देते हैं, सिपाही की माँ, तिरीछ, या फिर ओ सदनीरा, बताइएगा। तो तिरीछ कौन लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं, उदय प्रकाश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए थे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरीछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे तिरीछ से, है ना। तो आपका यहाँ पे उदय प्रकाश कैसे लिखे हैं, तिरीछ लिखे हैं, ठीक, तिरीछ लिखे हैं, ठीक ना। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे तिरीछ से, कि एक क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर में, कहा था कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, बताइएगा। चलने की, रोने की, हंसने की, या फिर बोलने की और चीखने की, बताइएगा। तो क्या था लेखक को, उदय प्रकाश को एक था आदत जो कि बहुत ख़राब आदत था, वो था बोलने और चीखने की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पूछते रहता है, ठीक। आगे देखिए, तिरीछ किस प्रकार की कहानी है, बताइएगा। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना, 4 ऑप्शन नीचे भी 2 है अभी, लेकिन यहाँ पे आपको हम देते हैं 2 ऑप्शन, देखते हैं आपका दिमाग में कितना मतलब याद है, पढ़ाए हैं जो। तिरीछ किस प्रकार की रचना है, आधुनिक त्रासदी के या फिर सुखांत की, बताइएगा। 2 ही ऑप्शन देखते हैं आप सही कर पाते हैं कि नहीं। तो किस प्रकार का है भाई, बताइएगा टाइप इसका, तो यह है मॉडर्न त्रासदी का, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आधुनिक त्रासदी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो तिरीछ जो है आपका आधुनिक त्रासदी का एक कंपोजिशन है, रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन था ना 2 नीचे, तो आपको छोड़ा दिए, ठीक है ना। आगे देखिए कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था कहाँ, एक तो पूछा है कहाँ की, कहाँ हुआ था वो बता देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम हैं ना जी, सब बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पूछा गया कि जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 को, 18 जून 1940 को, या फिर 12 जुलाई 1940 को। तो कब हुआ था जन्म इनका, बताइएगा। तो जन्म जो हुआ था इनका, ये हुआ था 1 जनवरी 1952 को, ठीक है ना। और हम बता देते हैं कि जन्म हुआ था कहाँ, ठीक है ना, हम सारा कुछ बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए, एकदम डोंट वरी, टेंशन मुक्त रहना है आपको। तो देखिए, एक तो आपको होगा कि इनका जन्म हो गया आपका 1 जनवरी 1952 में, ठीक है ना, लेकिन हुआ कहाँ था, हम आपको ये बताना है, ठीक है ना, आपको बताना है और हमको ही बताना है, ठीक है, क्योंकि आपसे हम पूछे तब बताएगा, तब उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो बताइए पहले थोड़ा सा
दिमाग में डाले जो कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ कहाँ था। और बताएं एक बात और, मतलब कंफर्म कर देते हैं आपको कि जो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था ना वो तो बता देते हैं कि कहाँ हुआ था, लेकिन जल्दी पूछता नहीं है। ऐसे मतलब आपका बुक में भी नहीं मिलेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, फिर भी हमको पता बता देते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अनूपपुर, अनूपपुर, ठीक है ना। अनूपपुर कहाँ है तो आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है फिर भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पूछ ले पगला के, है ना, एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है उल्टा पटांग वाला काम। तो याद रखेंगे कि उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश के अनूपपुर में, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछता है बाबू कि बताओ कि त्रिज होता क्या है ना। त्रिज का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दे सकता है कुछ भी, सांप होता है, भेड़िया होता है, या फिर कुत्ता होता है, बिलाई होता है, क्या होता है। तो होता है आपका एक जहरीला लिजार्ड होता है, यानी कि छिपकली होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है। संभाषण डायरी या फिर आत्मकथा या फिर ऐतिहासिक स्मरण, बताइएगा तो बताइएगा। तो किस विद्या के अंतर्गत आता है भाई, तो आता है आपका संभाषण के अंतर्गत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या है कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति का उम्र पूछा गया है यहाँ पे, है ना। 10 वर्ष, 12, 15 फिर 20, तो कितना था इनका उम्र, तो उम्र था इनका कितना, 10 वर्ष, ठीक है ना। बहुत थे छोटे, ठीक है। तो इनका माँ का मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना, 10 वर्ष की उम्र में। चलिए, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, बाकी 2 ऑप्शन नीचे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पढ़ लीजिए, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, बताइएगा। रोज, संपूर्ण, या फिर 2 ऑप्शन नीचे है। चलते हैं आगे, बातचीत या फिर शिक्षा। तो जय कृष्णमूर्ति का कौन सी बड़ी बात है यार, शिक्षा है तो है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए है। बातचीत किसका, तो बाल कृष्ण भट्ट का, ये तो सब पता है बढ़िया से। आगे देखिए ना, कह रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। वत्सल रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन बताए थे, मतलब कि जब हम करवा रहे थे, एक और करवा रहे थे रिपीट आपको, हम जब करा रहे थे क्वेश्चन बैंक था ब्रिलियंट का, उसमें बताए थे कि जायसी के जो काव्य का मुख्य रस है वो आपका है श्रृंगार रस, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो क्लास रेगुलर अटेंड करिए, ठीक है ना। आगे देखिए कि जायसी थे, क्या थे, फ़कीर थे, धनवान थे, या फिर पहलवान थे, फ़कीर थे, नहीं इनमें से कोई नहीं। तो क्या थे जायसी, वो खुद क्या कहते थे कि हम मैं भिखारी हूँ, फ़कीर हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, तो फ़कीर थे, ठीक है। आगे देखिए, कड़ावक कहाँ से लिया गया है, बताइएगा। सूरसागर से, अखरावट से, पद्मावत से, फिर भक्तमाल से। कड़वक कहाँ से लिया गया है, सूरसागर, या फिर अखरावट, पद्मावत, या फिर भक्तमाल। देखिए भाई एक बात बताएं आपको, ये जब जितना भी चैप्टर है ना, कड़वक हो गया आपका, धरती कब तक घूमेगी, सबसे जितना भी सब चैप्टर है ना, सबका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। और आपका प्ले लिस्ट में बना हुआ जाके देख लीजिएगा, ठीक, याद ला दिए हैं अभी हमको, याद आया तो कड़वक कहाँ से लिया गया, तो लिया है आपका पद्मावत से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ आगे क्या है, आगे है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो यहाँ पे 4 है, पर फिर भी हम ए भी ईश्वर 2 ही दे रहे हैं, ठीक है। फिर से, तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को या फिर कबीरदास को। आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बताइएगा 2 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बताइएगा। तो सूर्य किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का, तो कहा जाता है सूर्यदास को, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सूर्य से सूर्य, है ना, और सूर्य से सूर्यदास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो आपका एक किसको कहा जाता है, सूरदास को ही कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे ऑप्शन था नीचे ना, तुलसीदास जैसी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। आगे देखिए, कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की है, सूरसागर, विनय पत्रिका, भक्तमाल, फिर पद्मावत। तो कौन सा है बताइएगा, तुलसीदास का पूछा गया है ना, तो कौन सा, विनय पत्रिका, कौन सा, तो विनय पत्रिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, बताइएगा। अब यहाँ पे पानी वानी तो नहीं पी रहे हैं कि भूख है उनको उस चीज़ का, यश की, भक्ति की, धन की, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। यश की, या फिर भक्ति की, या फिर धन की। तो
किस की तो भक्ति में उलझे हुए रहते हैं, है ना, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तुलसीदास किस के भूख है, तो उनको भक्ति का भूख है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, बताइएगा। बम भोला, राम भोला, हरि भोला, या फिर इनमें से कोई नहीं। वहाँ पे कंफ्यूज करेगा लिख लिख के, बम भोला, राम भोला, ढम भोला, तो क्या हो जाएगा आपका, तो राम भोला। एक पूछता है जयप्रकाश नारायण का क्या नाम था बचपन का नाम, तो बॉल नाम था, है ना, पूछते रहता है। तो आपका ध्यान रखेंगे वो भी और भी कि तुलसीदास का जो मुख्य नाम था, है ना, मूल नाम मतलब कि जो मेन नाम होता नहीं होता है, जैसे कि आपका भी कुछ मेन नाम होगा घर का एकदम मेन नाम, जैसे कि दोस्त लोग कुछ और बोलता है लेकिन आपका मेन नाम कुछ और है। तो तुलसीदास का जो मूल नाम था वो था राम भोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि चलिए यहाँ पे फिर से दे रहे हैं दो ऑप्शन, ज़्यादा नहीं देंगे, दो ऑप्शन देंगे। परिभाषा शब्द में उपसर्ग पूछा गया, पा या फिर पर, बताइएगा। बस इतना ही पूछ रहे हैं, तो बताइएगा परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, पा या फिर परी। तो बताया था ना आपको कि जब कोई शब्द में कुछ ऐसा जोड़ जाए जिससे क्या हो जाएगा आपका पूरा उसका बदल जाए पूरा अर्थ ही, तो होता है उपसर्ग, है ना। तो बताइएगा भाषा को अगर यहाँ पे काट देते हैं तो फिर भी मतलब परी का मतलब कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। परी मतलब क्या, परी कुछ नहीं परी, लेकिन भाषा में अगर हम परी जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब होता है क्या, परिभाषा। ठीक है ना। तो क्या कर रहा है इसका पूरा मतलब कि जो शब्द है इसका पूरा रंग क्या माहौल बदलते रहा, है ना। भाषा मतलब ठीक है, भाषा मतलब भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, लेकिन जैसे ही हम क्या कर दिए, लिख दिए परी, परी जोड़ दिए आगे, तो क्या हो गया, परिभाषा यानी कि डिफिनेशन। तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है, परी, है ना। ठीक, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आप कहेंगे सर पाक क्यों नहीं हो सकता है, तो भाई पाक कैसे कर देंगे, ठीक है, हम पा मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन रिभाषा तो कोई शब्द ही नहीं है, कोई भाषा है बताए, तो रिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, इतना ही रिभाषा, हम पा यहाँ पा प्लस रिभाषा लगते हैं, लेकिन पा मतलब तो कुछ नहीं होता है ना, और रिभाषा मतलब भी कुछ नहीं होता है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो मतलब कि कोई ऐसा शब्द मतलब कि मेन शब्द में कुछ ऐसा जोड़ो कि इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है ना, और मीनिंग चेंज हो गए उससे कुछ अर्थ निकले। ठीक है, तो उसी को वहाँ पर उपसर्ग हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कामचोर शब्द कौन सा समास है, बताइएगा। कामचोर कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव या फिर द्वंद्व, बताइएगा। तो कामचोर क्या है आपका, तत्पुरुष है ना, जो काम से जी चुराता है उसको क्या कहते हैं, कामचोर कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं बबुआ। आगे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, बताइएगा। कामयानी, साकेत या फिर वर्षे फिर मुकुल, तो क्या है आपका यहाँ पे कौन सा महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, तो ये आपका है किनका, ये क्या है आपका, ये कामयानी है, ठीक है ना। तो किनका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बस ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का विषय है कि निधन कब हुआ है ना, बताइएगा। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ, 1937 में या फिर 1950 में या फिर 1999 में या फिर 2010 में, बताइएगा। तो कब हुआ था, तो हुआ था कब, 1937 में हुआ था, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फिर से देखिए आपको दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे देते हैं दो ऑप्शन, ठीक है, चार नहीं दो देते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी हैं, यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं दो ऑप्शन, ठीक है, बताइएगा कि दोनों में कौन होगा, भूषण या फिर जयशंकर प्रसाद। छायावाद कवि का नाम पूछा गया तो कौन हो सकते हैं, यह हो सकते हैं आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो ही में आपको अब दिए हैं चुनने के लिए, तो आराम से चुन सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है आपका छायावादी के कवि हैं। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ना, आगे क्या कह रहा है कि 170 में भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, विवत्सल रस, तो कौन सा रस, तो वीर रस पाया जाता है। ठीक है ना, भूषण जी के कविता में कौन सा रस, तो वीर रस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तितली उपन्यास किसकी रचना, बताइएगा। तितली किसका है, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर अशोक प्रिय, किसका है, तो है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी है, सिंपल भाई। आगे बढ़ते हैं। पुत्र वियोग कविता में माँ का जीवन कैसा हो गया है, सुनसाना या फिर सुनसान भी कह सकते हैं, फिर सुना सुना कह सकते हैं, कहते हैं हमारा दिन तो एकदम सुनसान हो गया पूरा,
और मतलब कि हमारे जीवन में कोई रहा ही नहीं है। मतलब से कि बहुत जो लड़के लोग होते हैं नौटंकी करते हैं, एकदम दिल एकदम सुना सुना लग रहा है हमको। पर यहाँ पे पुत्र वियोग में माँ बोल रही है कि मेरा जो जीवन है एकदम सुना सुना हो गया, क्योंकि उनका जो बेटा है उनका मृत्यु हो चुका है ना। तो पुत्र वियोग में कविता में माँ का जीवन कैसा हो गया, तो सुना सुना हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। खुशहाल थोड़ी ना होगा भाई, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो पुत्र वियोग में दुख को दर्शाया गया है, तो आपका सुना सुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और कुछ 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 होते हैं सस्ते आशिक, जो कि बोलते हैं कि भाई वो हमसे बात नहीं कर रही है, हमको दिल नहीं लग रहा है, एकदम सुना सुना लग रहा है हमको दिन दुनिया। तो वो सबके ध्यान में मत लाइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो कौन लिखा है ये। तो एक माँ ही जो है लिख सकती है ना, यानी कि एक फीमेल है, यानी कि एक औरत लिख सकती है ना, कि पुत्र का जो दुख होता है वो कौन लिख सकते हैं, तो एक फीमेल यानी कि औरत लिख सकती है। तो यहाँ पे आपको दोनों में आपको औरत कौन दिखा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो याद रख सकते हैं आराम से आप, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर आपका 175 का कह रहा है, नहीं सॉरी 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 175 नहीं बल्कि 174, तब चलेंगे 175। कह रहा है क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, कट्टू यथार्थ भावधारा या फिर राष्ट्रीय भावधारा या फिर भक्ति भावधारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो ये मान जाते हैं राष्ट्रीय भावधारा की। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का अंतर कैसे हुआ था, तो आपको एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि इनका जो दुर्घटना हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। इतना तो पढ़ा दें कि आपको पूरा हो जाएगा रिविजन याद है ना, एक बार दोबारा देख लीजिए, एकदम मतलब सब रहेगा जुबान पर आपको। कह रहा है आगे क्या कि सरोज स्मृति किसकी रचना है, कौन सा रचना, तो सरोज स्मृति पंथ का निराला का या फिर माने कि पंथ मतलब कौन, आरसन में कौन, यहाँ पंत बात नहीं हो रहा है उसका, जो क्रिकेट में जो होता है ना ऋषभ पंत, उसका बात नहीं हो रहा है। ये जो आपको बुक में जो पंत है ना वो लेखक, उनका बात हो रहा है। ठीक है, तो बताइएगा सरोज स्मृति किसकी रचना है, पंत का, निराला का या फिर महादेवी वर्मा का या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो किसका है, तो है निराला जी का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, गाँव का घर या फिर उषा। चलिए फिर से आपको देते हैं दो ही ऑप्शन। ठीक है, ऐसे तो नीचे दो और है, लेकिन आपको देते हैं दो ऑप्शन। बताइएगा कि प्रकृति के वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है, गाँव का घर या फिर उषा। तो कौन सा है जो नेचर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, तो आपको उषा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे साहित्य और हार जीत था, है ना, साकेत और हार जीत था, बाकी यहाँ पे दोनों नहीं होगा आपका, है ना, इसलिए आपको यहीं पे दो ही ऑप्शन दिए आपको। अगर देखिए कह रहा है कि उषा कविता के कवि पूछा गया यहाँ पे, पंत या फिर निराला या फिर ज्ञानेंद्र पत या फिर शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा का लेखक कौन है भाई बताइएगा, तो लेखक का नाम तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो कौन है ये है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो शमशेर बहादुर। ठीक है, आगे बढ़िए। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, रघुवीर सहाय को, देखिए यहाँ पे कवियों के कवि ना, रघुवीर सहाय को या फिर जयशंकर प्रसाद को या फिर मुक्तिबोध को या फिर शमशेर बहादुर सिंह को, किन को, तो कवियों का कवि जो कहा जाता है, कहा जाता है उनको शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। जनधन का चेहरा एक का शीर्षक कविता की किसकी रचना है बताइएगा। जनधन का एक है, जो कौन लिखे हैं, कौन कंपोज किए हैं, तो ये किए हैं गजानन मानव मुक्ति बोध। ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और आपको बताया था ना कि सिर्फ आपको जो मतलब कि पूरा नाम नहीं लिखेगा, आपको इतना ही नाम पूछ देगा, है ना, इतना ही नाम मतलब लिख देगा कि मानव मुक्ति बोध, है ना, मानव नहीं माधव। देखिए जैसे कि ये सब है ना, ये जो यहाँ जो पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है, ये आपको कभी कभी नहीं देगा, सिर्फ आपको इतना देगा, इतना ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो मुक्तिबोध है किनका नाम है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये पूछता है ना कि बताओ कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि किन्होंने पराया लंबी कविताएं लिखी हैं, ठीक है ना। आपको ऑप्शन है फिर भी यहाँ पे 2 ही दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन 4 है लेकिन फिर भी 2 ही दे रहे हैं, बताइएगा। तो कौन है जो सिर्फ लंबा लंबा कविता लिखे हैं? तो लिखे हैं जिनका नाम लंबा रहेगा वही तो लंबा लिखेंगे, है ना। ऐसे ट्रिक में याद रखेंगे। तो कौन लिखेंगे? तो लिखे हैं मुक्ति बोध, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। सिर्फ मुक्ति बोध देता है ऑप्शन में, पूरा पूरा नाम नहीं लिखेगा आपको, तो ध्यान रखेंगे। जो लंबी कविताएं लिखे हैं वो सिर्फ कौन लिखे हैं? तो मुक्ति बोध लिखे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि मुक्ति बोध ने नया खून का संपादन कब किया था, बताइएगा। तो कब किए थे? 1952 में, 1956 में, 1960 में, फिर 1964 में, बताइएगा। तो नया खून का जो संपादन किए थे वो कौन किए थे, और बताइएगा, और कब किया गया था, तो बताइएगा। एक तो यहाँ पे नाम दिया गया है कि जो नया खून है वो कौन लिखे हैं? तो मुक्ति बोध लिखे हैं, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा हुआ था संपादन, लेकिन हुआ कब था? तो 1956 में, ठीक है ना, 1956 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत VVI है, इंपॉर्टेंट है, इस बार आने का चांस पूरा है। आगे देखिए, रघुवीर सहाय के पिता थे, क्या थे? वकील थे, जज थे, शिक्षक थे, या फिर पुलिस अधिकारी थे? रघुवीर सहाय के पिताजी क्या थे? वकील, जज, शिक्षक अधिकारी, फिर पुलिस अधिकारी क्या थे? तो वो थे क्या? शिक्षक थे, है ना, इनके टीचर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हर रचना किसकी कविता पात्र है, बताइएगा, है ना। किस में जिक्र हुआ है, कौन सा कविता में जिक्र हुआ है हर रचना शब्द का, तो बताइएगा। हार जीत में, गाँव का घर, या फिर अधिनायक, या फिर उषा, तो किस में आया है? तो बताना था आपको कि अधिनायक में आया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर रचना जो शब्द है वो आपका किस में आया? तो किस में? अधिनायक में आया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दोस्त, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपका ऑप्शन ऑप्शन 2 ऑप्शन आपको अगले पेज में है, ठीक है ना। कह रहा है कि नौकरानी की, नौकरानी नहीं यार, नौकर यार हम नौकरानी कह रहे हैं। नौकर की कमीज क्या है? कहानी है, प्रबंध काव्य है, या फिर आगे देखिए, या फिर क्या है आपका संस्मरण है, या फिर उपन्यास है? तो नौकर की कमीज क्या है? तो संस्मरण है। क्या है आपका? संस्मरण है, ठीक है। नौकरानी नहीं बल्कि नौकर कह रहे हैं, ठीक है ना, मिस्टेक से बोला गया नौकरानी। आगे बढ़िए, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी जी, है ना, निम्न में से कौन सा कविता लिखे हैं? हार जीत, अधिनायक, या फिर उषा, या फिर जिंदगी चेहरा एक? तो सिंपल है, बताना दीजिएगा कौन कौन सा इसमें है। अशोक वाजपेयी जी का कौन सा इसमें है भाई, बताइएगा। तो ए हार जीत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हार जीत कैसी कविता है, बताइएगा। व्यंग है, या फिर गद्य कविता है, या फिर कविता है, बताइएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हार जीत कैसी कविता है? व्यंग, गद्य, या फिर अभी कविता, क्या है आपका? कविता तो होने वाला नहीं है यहाँ पे, कविता है तो फिर कविता कहाँ से आ जाएगा? व्यंग नहीं है बल्कि है गद्य कविता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार जीत है जो आपका गद्य कविता है, ठीक है। कह रहा है कि मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क खींच रहा है, या फिर पानी भर रहा है, या फिर रोशनी कर रहा है, या फिर गीत गा रहा था, बताइएगा। क्या कर रहा था वो? तो सड़क खींच रहा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। सड़क को कह रहा था, उसमें पानी पूरा मतलब वो रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र के पिता का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो बताइएगा। यहाँ पे फिर से हम आपको देते हैं 2 ही ऑप्शन, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं करेंगे आपको, बताइएगा। ज्ञानेंद्र के पिता का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे, या फिर नरेंद्र प्रसाद चौबे? चलिए 2 ऑप्शन बताइए, तो कौन सा सही होगा आंसर यहाँ पे? तो कौन सही हो जाएगा? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र किस काल के कवि हैं, बताइएगा। ज्ञानेंद्र किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल, या फिर आधुनिक काल? तो किस काल के कवि हैं? तो यहाँ आपका कौन सा? तो आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है ना, मॉडर्न युग के कवि हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्र जी, ठीक है। आगे बढ़िए। भा का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ग्रामर से है, तुरंत बन जाएगा। अब देखिए, भार बोलिए कहाँ से आ रहा है आवाज़? तो आपका ओठ सट रहा है तभी तो भा निकल रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ट्राई करिए बिना ओठ, अगर ओठ को अगर फैल करके बोलेंगे तो कभी भी भा नहीं बुलाएगा, ट्राई कर लीजिएगा। तो आपका भा है जो आपका
ज़्यादा कहाँ से, तो लिप्स से आ रहा है आवाज़, है ना। अब का बोल रहे हैं तो का कहाँ से आ रहा है, बोलिए का, तो देखिएगा जो कंठ आपका है ना भन भन करेगा, पूरा वाइब्रेट करेगा का, तो आपका यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है कंठ, तो कंठ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, निम्न से शुद्ध वाक्य क्या है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन में तो आपका बहुत सारा है, दिखाते हैं आपको, बहुत सारा है जो एक तो आपका यहाँ पे प्रशंसा है, परीक्षा है। देखिए सबसे पहली बात कि प्रशंसा जो लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। परीक्षा है जो आपको री होता है जैसे होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बी तो कट गया। आगे देखिए, आगे क्या है, प्रणाम। प्रणाम तो ऐसे नहीं लिखाता है, प्रणाम तो ऐसे लिखाता है, ठीक है। प्रसाद, प्रसाद में आपका डंटी सा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही कट गया। पूछ रहा है कि हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है बताइएगा। हीरा शब्द कौन संज्ञा है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक, या फिर क्या है आपका व्यक्तिवाचक, बता सकते हैं। तो ये क्या है आपका द्रव्यवाचक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हीरा क्या क्या है आपका, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास कौन संज्ञा है। अब भाई सूरदास दुनिया में तो बहुत सारा तो है नहीं, कोई खास ही है, तो आपका ये हो जाएगा कौन सा, तो पार्टिकुलर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पार्टिकुलर नाउन, ठीक है। आगे देखिए, मिठास शब्द क्या है भाई। तो हम तो मिठास क्या है आपका एक तरह का टेस्ट ना है ना। मिठास का क्या एक टेस्ट होता है, तो आपका ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ भाव ही तो प्रकट होता है मिठास का, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिठास हो गया, खटास हो गया, है ना, सब चीज़। आगे बढ़िए, मुसीबत कौन सा लिंग है बताइएगा। चलिए आपको देते हैं दो ही ऑप्शन फिर से अभी, ठीक है। अब की बार दो ऑप्शन की सरकार, तो बताइएगा मुसीबत कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो ध्यान रखेंगे जो मुसीबत है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक बता दें इसका करके, जो मुसीबत है वो ज़्यादा मतलब लाती कौन है पुरुषों पर, तो स्त्रियाँ लाती है ना। तो मतलब याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मुसीबत क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगी, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। भाई जाएगा यानी कि फ्यूचर में जाएगा, अभी तो गया नहीं ना है, जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा भविष्यगत काल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, अगर रहता कि वह जाता है तो आ जाता वर्तमान काल, है ना। आगे देखिए, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं, तो बताएं तो थे आपको कितना टोटल, टोटल कितना था, तो 4 बताए थे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, जाति का विशेषण क्या है बताइएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, जाति का क्या हो जाएगा, जाति का जातीय, है ना। जाति का हो जाएगा, जाति का जाति हो जाएगा। और नमकीन का तो खुद है मतलब विशेषण है, नमक का होगा नमकीन, है ना। ठीक, इसे बताए थे ना आपको, नमक का नमकीन, और मतलब कि खट्टा का खटवास, है ना, ये सब आपको बताए थे। खैर देखिए, आपका 200 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। 2009 से लेकर के 2024 तक के, ठीक है, पूरा हुआ कंप्लीट। आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कराएंगे सेट बाई सेट कराएंगे प्रैक्टिस फिर से, ठीक है ना। तो आराम से आप करते रहिए। अब इसके बाद कराएंगे क्या, हम कराने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारा कुछ यहाँ पे है, आप कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगर वीडियो भाई पसंद तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जो है रेगुलर मिलता रहे, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में।